हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो पढ़ाई हो रही है आप सबकी। तो आज हम पीछे वाले जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का जो लेक्चर था छोटू लोग, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, सामने कलम और कॉपी उठा के रखें ताकि जो जो हम बताएं उसको आप लिखते चलें और समझते चलें। और जो जो प्रैक्टिस के लिए देंगे कैसे क्या करना है उसको आप अच्छे से सिलसिलेवार ढंग से खुद से बनाते जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पीछे वाले लेक्चर आप देखे होइएगा और उसका रिवीजन भी कर रहे होइएगा। तो अगर हम याद करें पीछे वाले लेक्चर में, तो आपको हम 3 नोट बता के छोड़ दिए थे। पहला नोट था कि साइन इन्वर्स एक्स का मतलब यह नहीं समझना है कि साइन एक्स का पावर -1 है ना। और दूसरा नोट था कि यदि इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन में यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में यदि हम किसी क्वेश्चन को बना रहे हैं और उसमें यदि ब्रांच नहीं दिया गया है तो आपको प्रिंसिपल ब्रांच मान के ही चलना है, मुख्य शाखा मान के चलना है। मुख्य शाखा क्या था उसके बारे में हम आपको बताए थे कि इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन में यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो रेंज होता है ना, जैसे साइन इन्वर्स का रेंज -π/2 से π/2 है, तो इसका मुख्य शाखा भी यानी प्रिंसिपल ब्रांच भी -π/2 से π/2 ही होगा। यानी मतलब जो रेंज है वही उसका जो है मुख्य शाखा हो जाता है, यानी प्रिंसिपल ब्रांच हो जाता है। आपसे हम पूछे कि कॉस इन्वर्स का मुख्य शाखा क्या होगा, तो जो उसका रेंज है 0 से π होगा, है ना। तो अगर किसी इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन में यदि आप किसी क्वेश्चंस को बना रहे हैं और वहाँ पे कोई ब्रांच मेंशन नहीं किया हुआ है कि भाई कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो आपको आराम से मुख्य शाखा के अंदर आपको काम करना है, ठीक है। और तीसरा नोट हम बताए थे कि एक था मुख्य मान। मुख्य का इंग्लिश होता है प्रिंसिपल। मान का क्या चीज़, वैल्यू, यानी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। तो आपको बताए थे कि किसी भी इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का यदि मुख्य मान निकालना हो तो उसके मुख्य ब्रांच में यानी प्रिंसिपल ब्रांच में जो भी वैल्यू स्थित होगा, है ना, यानी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर, प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। यानी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो वैल्यू होगा उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। ऐसे आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि साइन इन्वर्स एक्स का जो वैल्यू होगा उसके मुख्य शाखा के अंदर यानी -π/2 और π/2 के अंदर जो वैल्यू होगा, है ना, इसके बीच में जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। यदि कॉस इन्वर्स एक्स की बात करें तो कॉस इन्वर्स एक्स का मुख्य जो इसका शाखा होता है, आपको याद है कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वह 0 से π होता है। तो कॉस इन्वर्स का जो वैल्यू 0 से π के बीच में आएगा उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ओवरऑल आप यह समझ गए कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो मान होगा उसके मुख्य शाखा में अगर स्थित है, यानी मुख्य शाखा के अगर अंदर है, यानी मुख्य शाखा जो है उसके बीच में यदि उसका मान है तो हम कहेंगे कि उसका जो है वह क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते कैसे है, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि साइन इन्वर्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 वह किस किस क्वाड्रेंट में होता है कि नहीं। आपको बताए थे एक बात और हम कि साइन इन्वर्स एक्स का जो रेंज है इसका भाई जो कॉसेक इन्वर्स एक्स का रेंज है और टैन इन्वर्स का जो रेंज है वह एक जैसा होता है, ठीक है। तो जरा उसके रेंज के बारे में देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट के हिसाब से किस किस क्वाड्रेंट में साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स का रेंज रहता है, उसको थोड़ा सा अच्छे से हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो ध्यान दें आप, देखिए यदि हम बात करें अच्छे तरीके से तो आपका यह हो गया ऐसा, यह हो गया क्वाड्रेंट 1 हो गया, यह बच्चों क्वाड्रेंट 2 हो गया, है ना, और यह हो गया आपका क्वाड्रेंट 3 और यह हो गया आपका क्वाड्रेंट 4, ठीक है। अब बताओ यहाँ से साइन इन्वर्स एक्स का और साइन इन्वर्स का जो भाई है कॉसेक इन्वर्स एक्स और
tan इनवर्स x का जो रेंज होता है आपको बताए थे -π/2 और π/2 के बीच में होता है, थोड़ा सा का अंतर होता है, लेकिन तीनों का रेंज जो है मिलता जुलता ही होता है, पॉइंट 1-2 पॉइंट का अंतर होता है। तो बताओ तो सबसे पहले अगर यहाँ से आपको बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में हम कि एंगल यदि एंटी क्लॉकवाइज में यानी घड़ी के उल्टे दिशा में यदि एंगल को हम क्या करें मापें तो एंगल पॉजिटिव होता है, और घड़ी के सुई के दिशा में यदि हम कोण को नापें तो एंगल क्या होता है, निगेटिव होता है ना। ऐसा आपको बताए थे, पूरा त्रिकोणमिति में बताए थे तरीके से। अब देखो π/2 तो π/2 कहाँ आएगा, तो यहाँ से ऐसे आएंगे 0, 30, 45, यहाँ क्या आ जाएगा 90। तो यह वाला जो होगा यह क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा तो यह हो जाएगा π/2। -π/2 कहाँ होगा, तो -90। तो नीचे ऐसे आएंगे तो ये -30 होगा, ऐसे आएंगे तो -45 होगा, और ऐसे पूरा का पूरा आ जाएंगे तो यह वाला जो हो जाएगा यह आ जाएगा -π/2। और साइन इनवर्स का जो प्यारे बच्चों रेंज होता है वह -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक। अगर हम -π/2 से π/2 तक यदि हम ऐसे इसको घुमाएं और एक सर्किल बनाए तो यह हाफ सर्कल बनेगा, और यह जो हाफ सर्कल है यह क्वाड्रेंट फर्स्ट और क्वाड्रेंट 4 का एंगल होगा। तो यदि -π/2 से π/2 इसका अगर रेंज है तो -π/2 से π/2 यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ जाएगा। यानी साइन इनवर्स का जो रेंज होगा वह या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसी के जैसा कॉस इनवर्स भी इसी के जैसा है। कॉस इनवर्स का भी जो रेंज होगा वह -π/2 के बीच में आता है, लेकिन 0 को छोड़कर, यानी जो भी रेंज होगा वह फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और tan का भी जो रेंज होता है वह -π/2 को छोड़कर, इसको छोड़कर इसके बीच में, यानी साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स का जो वैल्यू होगा वह बिलोंग्स करेगा या तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में या तो क्वाड्रेंट 4 में होगा, है कि नहीं। कभी भी साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, tan इनवर्स का जो वैल्यू है वह सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा। जब भी होगा तो -π/2 से π/2 के बीच, यानी -π/2 से π/2 ऐसे यहाँ तक। बात समझ में आ गया ना सब, ठीक है। अब चलिए, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो हेयर साइन इनवर्स और इसका जो भाई है कॉसेक इनवर्स और इसका जो दोस्त है एंड tan इनवर्स x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट क्या चीज़ 4 में, है कि नहीं। तो जब भी यह तीनों का जो वैल्यू होगा वह इसी क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। -π/2 से क्या हो गया, π/2, इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं किसका, कॉस इनवर्स और उसका भाई सेक इनवर्स और उसका दोस्त कॉट इनवर्स का जो वैल्यू है वह क्या क्या होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान दो, जरा याद करो। तो यह तो हो गया पहली बात है। अब अगर हम याद करेंगे तो कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वह 0 से पाई, तो 0 से पाई यदि यहाँ पर हम देखें 0 से पाई तो ऐसे आएगा, 0 हो गया यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 0 से 90 और 90 से क्या आ गया पाई, यानी 0 यहाँ और पाई कहाँ यहाँ आ गया, यह हो गया 0, यह क्या हो गया पाई, 0 से पाई। अब बताओ 0 से पाई आने में किस किस क्वाड्रेंट को कवर किया है, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड क्वाड्रेंट क्या हो गया 2, यानी कॉस इनवर्स का जो रेंज होगा वह या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जो वैल्यू होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, है कि नहीं। और इसका जो दोस्त है, इसका जो भाई है सेक इनवर्स, इसका भी रेंज 0 से 0 और पाई के बीच में होता है, यानी वह भी फर्स्ट और सेकेंड के बीच में होगा। और कॉट का जो रेंज होता है वह 0 और पाई यानी इसी के बीच में होगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा, और यहाँ से आपने क्या देखा कि हेयर कॉस इनवर्स का रेंज और क्या चीज़, इसका भाई सेक इनवर्स का रेंज और इसका जो दोस्त है कॉट इनवर्स बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड क्या हो गया, सेकेंड हो गया। बात समझ में आ गया।
तो इसका जो वैल्यू होगा यही दो क्वाड्रेंट के बीच होगा, कभी थर्ड में और फोर्थ में नहीं होगा। बात समझ में आ गया। तो अगर हम ओवरऑल इसके चित्र को देखें और ऑब्जर्व करें तो आप समझ गए कि साइन इनवर्स का वैल्यू होगा तब -π/2 से π/2, और इसका जो वैल्यू होगा वह 0 से पाई, है ना। तो कभी भी या तो फर्स्ट में होगा या तो 4 में होगा, इसका या तो फर्स्ट में होगा या तो थर्ड में या तो सेकेंड में। थर्ड में किसी का नहीं है। बात समझ में आया। थर्ड में किसी भी इनवर्स ट्रिमेट्री का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा। क्या ये बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है यह वाला जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, यह सारी चीज़ें, ठीक है। तो बड़ा सिंपल बात था। तो अब बताओ तो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स या किसी भी 6 जो इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन है, क्या उसका वैल्यू कभी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा? पाई से बड़ा और 3π/2 के बीच में कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो -π/2 से π/2, यानी फर्स्ट में 4 में, नहीं तो फर्स्ट में किस में, सेकेंड में होगा। यह बात आप पहले से जान रहे थे, उसी को हम क्या किए, पिक्चर बना के आपको बताएं। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं, आपको जिक्र किए थे प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी मुख्य मान कैसे निकालते हैं। तो आपको बताए थे कि मुख्य शाखा में स्थित जो भी मान होगा उसको मुख्य मान बोलेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम मुख्य मान निकालना सीखते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट है मुख्य मान। मुख्य मान, अच्छा बताओ इसका इंग्लिश क्या हो गया, मुख्य का इंग्लिश क्या हो गया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और मान का इंग्लिश क्या हो गया, वैल्यू, यानी यह सर हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। इसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक, यदि दो नंबर का यदि लघुत्तरीय प्रश्न आए, छोटा सा प्रश्न आए, तो उसमें कैसे इसको हम बनाएंगे, और यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरीका में चर्चा करेंगे। तो पहले मुख्य मान निकालने के लिए जो ज़रूरत वाली टूल्स है, जो भी इसको निकालने में यूज होगा, उस बात को हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि एक बात आपको हम ट्रिमेट्री में सिखाए थे कि 6 गो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ट्रिमेट्री में 6 गो फंक्शन होता है। कौन, साइन, कॉस, टैन, ऐसे करके 6 गो होता है। तो पहला क्वाड्रेंट में सभी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको बताए थे एस से सेकेंड और एस से साइन, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टी से थर्ड और टी से टैन और टैन का उल्टा कॉट, बच गया कौन, कॉस और सेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो यह हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और यह क्या हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑल आर पॉजिटिव, यानी ऑल ट्रिमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है सबका वैल्यू यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण है तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। तो सिंपल तरीके से इसको लिख रहे हैं, ऑल आर क्या हो गया, ऑल आर पॉजिटिव का मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यदि सेकेंड क्वाड्रेंट का यदि कोण है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और साइन का जो उल्टा कॉसेक है यह पॉजिटिव होगा। एस से सेकेंड और एस से क्या हो गया, साइन हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में टी से टैन और टैन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है अब बच गया कौन, तो बच गया आपका कॉस और क्या चीज़, सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गया। तो यह तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस से साइन और एस से सेकेंड साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में यह होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें एक और पॉइंट है छोटू लोग जो ध्यान में आपको रखना है, वह क्या है, सो देखिए। बस 2 ही पॉइंट से आसानी से आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, बस हो जाएगा। अब देखो इसमें पॉइंट्स क्या है कि पहला पॉइंट तो यह हो गया। अब सेकेंड पॉइंट है कि यदि थीटा का वैल्यू जो कोण निकालना रहेगा वह यदि -π से और पाई के बीच निकालना रहेगा तो कैसे वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए यह वाला जो फिगर है यह ध्यान में रखना है। आपको पता है अभी जस्ट आपको बताए थे कि यदि एंटी क्लॉकवाइज में घूमकर यदि कोण बनाते हैं तो यह कोण पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज में घूमकर कोण बनाते हैं तो थीटा होगा लेकिन माइनस थीटा होगा। बात समझ में आया। नेगेटिव साइन यह इंडिकेट करता है कि आपने
क्लॉकवाइज में घूम के कोण बनाया है। अब पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज में कोण बनाए हैं, ठीक है। तो -π/2 से π/2 तक जाना है। तो ऐसे अब बताइए, अगर ऐसे घूमते हैं तो यह वाला हो जाएगा क्या, -π। ऐसे घूमते हैं तो यह वाला क्या हो जाएगा, पाई। यानी यहीं से चलना है, फिर ऐसे घूम के यहीं पे आना है। तो यदि हम ऐसे चलें -π/2 से कहाँ, π/2, एक चक्कर हो गया। अब हमको जो कोण चाहिए, जो वैल्यू चाहिए, वो -π/2 और π/2 के बीच का कोण चाहिए। तो उसके लिए आपको एक फिगर याद रखना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण है थीटा, तो यहाँ पे अल्फा होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कोण होगा, आपको पता है ना, ये 180 से कम होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कोण होगा 180 से कम, यानी पाई माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा होगा। अभी आप पढ़े हैं कि अगर ऊपर में थीटा है तो उतना ही यदि नीचे बनेगा तो क्या होगा, -θ। अब ऐसे तो घूमे हैं 0 से पाई, अब फिर ऐसे आना है, ऐसे आना है। तो ऊपर में यदि बना है अल्फा, तो नीचे में यदि बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, -α। ऊपर का निगेटिव बनेगा, बताए ना कि ऊपर में ऐसे थीटा है तो नीचे में क्या बनेगा, -θ बनेगा। और यहाँ जो एंगल बनेगा इसका निगेटिव बनेगा, तो इसका निगेटिव करेंगे, इसमें निगेटिव लगाएंगे तो यह अल्फा पहले और यह पाई बाद में हो जाएगा, यानी अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, पाई। यह वाला डायग्राम यदि आपको याद है तो आसानी से आप -π और पाई के बीच का कोण को निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ अल्फा क्या है, सारी बातें हम आपको बताते हैं। देखिए, अब एक एग्जाम्पल से हम लोग आते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन करें, अगर आपको क्वेश्चन कर दें कि साइन थीटा बराबर कितना, 1/2, और थीटा का जो वैल्यू है वह -π और पाई के बीच में है, तो थीटा बराबर व्हाट, क्या होगा। तो कहता है कि थीटा का -π और पाई के बीच में वह कौन कौन सा वैल्यू होगा जहाँ पे थीटा का मान डालने पर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आएगा। यानी -π/2 और π/2 के बीच में थीटा का वह कौन कौन सा वैल्यू होगा जिसको यहाँ डालने पर साइन का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसको निकालते कैसे है। अगर आपको याद है कि -π/2 और -π और पाई के बीच में वो कौन कौन सा वैल्यू है जिसको डालने पर यह 1/2 आएगा, तो बड़ा आसान है। एक आएगा यहाँ पे 30 डिग्री डालेंगे तो 30 डिग्री डालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा कितना, 1/2। और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट का भी कोण डालेंगे तो क्या होगा, 1/2 आएगा। लेकिन इसको प्रोसेस से कैसे हम लोग जानेंगे, समझिए इसको। तो इसको बनाने का तरीका है, जब भी -π और पाई के बीच का कोण फाइंड करना हो तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे, दोनों डायग्राम का यूज़ करेंगे, बड़ा आसानी से आ जाएगा। सीखो कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारना है। तो यह हो गया साइन थीटा बराबर कितना, 1/2। अब जैसे ही क्वेश्चन को उतार लिए तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि थीटा बदल जाएगा अल्फा में। क्या बदल जाएगा, अल्फा में। और जैसे ही यहाँ अल्फा लिखें तो यहाँ वाला जो वैल्यू है उसमें क्या लगा देना है, मॉड। बात समझ में आ गया। अब यहाँ से तुम बताओ साइन अल्फा बराबर क्या हो गया, 1/2। 1/2 का मॉड 1/2 होगा। अब बताइए साइन कितना का मान 1/2 होता है, 0 और 90 के बीच में। तो आपको पता है अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, π/6। बात समझ में आ गया। अब मुझे अल्फा का मान नहीं ज्ञात करना है, मुझे थीटा का मान ज्ञात करना है। अब बताओ साइन थीटा बराबर क्या है, 1/2। यानी साइन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और तुम बताओ साइन का वैल्यू पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, बोलो किस क्वाड्रेंट में होता है। या तो फर्स्ट में होता है और सेकेंड में होता है। और फर्स्ट और सेकेंड में थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ डाल दो। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 1/2। यानी साइन का वैल्यू 1/2 पॉजिटिव है। तो साइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट और सेकेंड में। आपको ध्यान रखना है फर्स्ट में या सेकेंड में थीटा का वैल्यू क्या क्या है, अल्फा है और पाई माइनस यहाँ पे डाल दीजिए। तो थीटा बराबर हो जाएगा क्या चीज़, बोलो, पाई माइनस अल्फा और कितना, अल्फा आ गया। अब आप आराम से अल्फा का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं, यहाँ डाल दीजिए, बिल्कुल आसान है। तो हो गया पाई माइनस कितना, π/6। और यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू डालो, क्या हो गया, π/6। अब बताओ यहाँ से वैल्यू आ गया कितना, बोलो, 6 पाई में से पाई गया, यानी 5π/6। और यह कितना हो गया, π/6। यदि डिग्री में इसको देखें तो पाई का मतलब 180 डिग्री। अब पाई 180/6 कितना, 30। तो यह हो गया 30 डिग्री। और 30 × 5 यानी
5×15 150 डिग्री हो गया। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से बड़ा ही सिंपल स्टेप है। पहला स्टेप में क्वेश्चन को उतारना है और दूसरा स्टेप में थीटा के स्थान पर क्या डालना है, अल्फा। जैसे ही यहाँ अल्फा आया, यहाँ क्या लग जाएगा, मॉड। मॉड के बाद अल्फा का मान निकाल लो। उसके बाद देखेंगे कि यह जो वैल्यू है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से इसके वैल्यू को छांट लेंगे, है कि नहीं। तो आप जो है मुख्य मान निकालने के लिए यह दोनों चीज़ ध्यान में रखना। और अभी जो कुछ एग्जाम्पल्स कराएंगे उसको ध्यान में रखोगे तो जल्दी से आप इसको क्या करो, उतार लो, ताकि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको कराएं। जल्दी से उतार लीजिए। यह वाला टेबल याद रखना है, थीटा बराबर अल्फा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 से कम होगा तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। और अब ऐसे घूमना है, इधर से ऐसे घूमना है, इधर से तो क्लॉकवाइज में एंगल निगेटिव होता है, तो ऊपर में अल्फा तो नीचे में उतना ही माइनस अल्फा, ऊपर में पाई माइनस अल्फा तो ऊपर का निगेटिव यहाँ होगा। इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होता है, और सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसको ध्यान में रखना। बस हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और इसी क्वेश्चन नंबर, इसको आप क्वेश्चन नंबर क्या कर लो, 2 कर लो। यहीं पर हम माइनस करते हैं, है ना। अब आपको बताना है कि थीटा का वह वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस पाई या पाई के बीच में, वह थीटा का कौन कौन सा ऐसा वैल्यू है जो यहाँ डालने पर उसका साइन का वैल्यू -1/2 आ जाए। तो फिर से वही तरीका है बनाने का। बस बिल्कुल पहले क्वेश्चन को उतारो, थीटा को अल्फा में चेंज करो, मॉड लगाओ। देखो यहाँ सीखो, सीखिए तो यहाँ से हो गया साइन थीटा बराबर कितना, -1/2। अब पहले तो क्वेश्चन को उतार लिए। सेकेंड स्टेप में क्या करना है बोलो, थीटा के जगह पे क्या डालना है, अल्फा। जैसे ही अल्फा आया तो यहाँ जो भी वैल्यू है उसमें क्या लग जाएगा, मॉड -1/2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से बताओ साइन अल्फा बराबर यह क्या हो गया, 1/2, और 0 से 90 के बीच में कौन सा ऐसा अल्फा का मान होगा कि 1/2 आएगा। तो यहाँ से हो गया अल्फा बराबर कितना, π/6। मुझे अल्फा का मान नहीं ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखो मेन क्वेश्चन में कि साइन का वैल्यू क्या है, निगेटिव है। अब बताओ साइन निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, बताओ साइन निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन सब पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। अब बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू क्या है बोलो। तो थीटा का वैल्यू कैसे पता चला, तो यहाँ मेन इक्वेशन से साइन का वैल्यू निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो फर्स्ट में सेकेंड में पॉजिटिव होता है, यानी थर्ड में या फोर्थ में निगेटिव होगा। तो थर्ड में थीटा कितना है बोलो, तो थर्ड में थीटा हो गया अल्फा माइनस कितना, पाई, और यह क्या हो गया माइनस अल्फा। अब अल्फा जो आप निकाले हैं यहाँ डाल दीजिए। तो थीटा बराबर हो गया, अल्फा का मतलब π/6 माइनस पाई, और यहाँ माइनस अल्फा का मतलब π/6। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो थीटा बराबर है पाई में से 6 पाई माइनस 5 π/6 हो गया, और यहाँ से हो गया -π/6। यह हो गया आपका थीटा का वैल्यू। ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग टैन में। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, मात्र बिल्कुल ही 3 स्टेप है इसमें। पहला क्वेश्चन को उतारना है, दूसरा स्टेप में थीटा की जगह पे अल्फा आएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, मॉड लग जाएगा। उसके बाद अल्फा का वैल्यू फाइंड करेंगे और मेन समीकरण को देखकर पता करेंगे थीटा किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, उसी क्वाड्रेंट का कोण डाल देंगे, बस वैल्यू आ गया, अल्फा का मान डाल देंगे। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िए, एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, tan थीटा बराबर है 1, और थीटा का जो वैल्यू है बच्चा लोग -π और पाई के बीच में है। तो आपको बताना है कि -π और पाई के बीच में वह कौन कौन सा थीटा का वैल्यू है जो यहाँ डालने पर tan का मान कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो बड़ा सिंपल तरीका आपको बताए थे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्वेश्चन को उतारना है। सेकेंड स्टेप में जहाँ थीटा है वहाँ अल्फा हो जाएगा, और जो वैल्यू दिया गया है उसमें क्या लग जाएगा, मॉड। तो यहाँ 1 है तो 1 में मॉड लग गया। अब बताओ यहाँ से tan अल्फा बराबर है मॉड 1 का मतलब 1 होगा, और tan अल्फा बराबर 1, तो tan कितना का मान 1 होता है, 45 यानी π/4 का। तो अल्फा बराबर हो गया π/4। मुझे अल्फा नहीं थीटा निकालना है,
तो थीटा बराबर क्या होगा बोला जाए तो थीटा बराबर होगा, ध्यान दो थीटा बराबर क्या होगा, तो tan का मान पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, tan थीटा का मान क्या है 1 यानी पॉजिटिव, तो tan का मान पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, तो tan का मान पॉजिटिव होता है आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, t से tan t से थर्ड, यानी tan का मान पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और किस में, थर्ड में। फर्स्ट में थर्ड में कोण है से यहाँ डाल दो, तो थीटा बराबर है फर्स्ट का कोण हो गया अल्फ़ा और थर्ड का कोण हो गया अल्फ़ा माइनस कितना पाई। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ निकाले हैं यहाँ डाल दीजिए और यहाँ हो गया अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ डाल दो, π/4 अब माइनस कितना पाई, यहाँ से हो गया थीटा बराबर बताओ π/4, इसको थोड़ा सॉल्व करो, पाई में से 4 पाई यानी -3 कितना 4 आ गया, बस यही करना है, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों आप इसको अच्छे से उतार लो। अब हम क्वेश्चन करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मुख्य मान कैसे निकालते हैं, तो 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आए तो कैसे उसको बनाएंगे, उसके बाद 1 नंबर का आए तो कैसे बनाएंगे, है ना, तो सब तरीके से बताएंगे ताकि आपको बिल्कुल क्या लगे आसान लगे। 2 नंबर वाले में क्या होगा थोड़ा सा भाषा आपको लिखना पड़ेगा ताकि 2 नंबर वो दे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है, जल्दी से उतारो तो इसको फटाफट। तो यह ना सारी चीज़ें आप अच्छे से सीख लो। तो चलिए अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है, अभी जो आप पढ़े हैं मुख्य मान निकालने वाला, उसी पे आधारित जो है क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो यदि 2 मार्क्स का आए तो कैसे इसको बनाएंगे, शॉर्ट तरीका से तो आपको पता है कि साइन इनवर्स 1/2 क्या देगा, कोण देगा, ऐसा कोण जिसमें साइन लगाने पर 1/2 आएगा। तो साइन कितना का मान 1/√2 होता है, तो π/4 का, तो इसका तो शॉर्टकट तरीके से आपको आंसर तो पता ही है कि नहीं है। तो यदि ऑब्जेक्टिव में आए तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा π/4 जो आपको पता है। लेकिन यदि आ जाए 2 नंबर का, कैसे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा भाषा थोड़ा सा क्या है तो समझिए। देखो यहाँ अगर शॉर्टकट तरीका आपको याद है तो आपको सबको पता ही है सबका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट आप मुँह से देख कर बोल सकते हैं आसानी से, ठीक है, बिना बनाए ही। लेकिन हम क्या करेंगे इस लॉन्ग कट वाले में शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर लेंगे ताकि आपको कैलकुलेशन आसान हो जाए और इजी लगे। तो सबसे पहले अगर 2 नंबर का आए तो कैसे बनेगा, तो लिखेंगे माना, देखिए इसका सॉल्यूशन माना, बिल्कुल आराम से माना क्या, साइन इनवर्स 1/√2 का जो वैल्यू आएगा क्या है, कुछ ना कुछ कोण आएगा, तो कोण जो भी आएगा उसको हम मान लेते हैं थीटा, बस समझ में आ गया। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो यह जो थीटा का वैल्यू जो भी आएगा वह मुख्य ब्रांच के अंदर आएगा, यानी -π/2 π/2 के बीच में। तो यहाँ से पता चल गया कि थीटा का वैल्यू जो भी होगा वह -π/2 π/2 के बीच में होगा। तो इसको आप ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर लो ऐसे, तो बताओ, तो यहाँ से हो जाएगा, उधर जाएगा, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा बोलो 1/√2। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि थीटा जो एंगल होगा वह -π/2 और π/2 के बीच में होगा। तो थीटा जो कोण होगा वह -π/2 और π/2 के बीच में होगा। बात समझ में आ गया। आपको पता ही है कि साइन इनवर्स का जो भी वैल्यू आएगा वह -π/2 π/2 के बीच में आएगा। बस समझ में आ गया। और थीटा का वैल्यू -π/2 π/2 के बीच में जो वैल्यू होगा उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। बात समझ में आ गया। तो मुझे इसका मान ज्ञात करना है, मतलब थीटा का मान ज्ञात करना है जो -90 और 90 के बीच में हो, यानी मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब यहाँ से बताओ तुम, यहाँ से सब लोग यह दोनों को मिलाकर बताओ तो थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो यह बोलता है, अगर हम बगल में फोटो बनाएं तो यह कहता है कि थीटा का वैल्यू -π/2 π/2 के बीच में, तो यानी -π/2 यहाँ होगा और π/2 यहाँ होगा, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में, यानी फर्स्ट में और किस में, 4 में। और यह कहता है, थीटा कहता है, यह बोलता है कि भाई थीटा या तो फर्स्ट में रह सकता है या 4 में रह सकता है, जहाँ भी रह सकता है। यह बोल रहा है कि थीटा का वैल्यू वहाँ होगा जहाँ साइन का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। अब बताओ थीटा को रहना है 2 ही जगह, कहाँ कहाँ, फर्स्ट में या तो 4 में, इसके हिसाब से है ना। थीटा का वैल्यू जब भी रहेगा तो -π/2 π/2 के बीच में, या तो फर्स्ट में हो या तो 4 में हो। यह कहता है कि भाई 2 जगह तो है लेकिन हमको वहाँ रहना है
जहाँ साइन का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। तो अब बताओ यहाँ थीटा किस क्वाड्रेंट में रहना चाहेगा जिससे साइन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी यह दोनों से यह पता चल गया कि थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी यहाँ से यह पता चल गया कि थीटा जो है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्यों? क्योंकि साइन का वैल्यू थीटा को रहना है या तो फर्स्ट में या तो 4 में, इसके हिसाब से। और यह कहता है कि भाई दो जगह तो आप दिए हैं फर्स्ट और 4 में, लेकिन हम वहाँ रहेंगे जहाँ मेरा साइन पॉजिटिव हो। तो साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में। यानी यह दोनों स्टेटमेंट से पता चल गया कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब तुम ही बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 और 90, 0 और 90 के बीच में वह कौन सा ऐसा थीटा है, कौन सा ऐसा एंगल है जिसका साइन लेने पर 1/√2 आ जाए। तो आपको पता है कितना, π/4 हो गया। अब बताओ यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो गया, बोलो। थीटा किसको माने थे, इसको। तो साइन इनवर्स 1/√2 बराबर कितना हो गया, π/4, है ना। तो आप यह दोनों से पता कर लिए कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। आप अगर चाहे तो शॉर्टकट का यूज़ करके भी आप यह सब नहीं करके इसका आंसर ला सकते हैं। सब में लिखना भाषा क्या है, अगर आप यह सब प्रोसेस नहीं करने आया फिर भी इसको बनाना है, 2 नंबर पाना है, तो क्या करोगे, पहला स्टेप में माना साइन बस इतना बराबर थीटा। अब आप इसका पहला ही आंसर जान लो कि क्या होगा शॉर्टकट तरीके से। तो साइन इनवर्स 1/√2 क्या देगा, एक कोण देगा, ऐसा कोण जिसमें साइन लगाने पर क्या आएगा, 1/√2 आएगा, यानी π/4। तो हम इसका वैल्यू पहले ही जान गए कि इसका वैल्यू क्या आएगा, π/4। तो आपने इसको थीटा माना है, जो भी यहाँ थीटा का वैल्यू आएगा क्या आएगा, π/4। बात समझ में आ गया। तो एक तरीका हो गया बिल्कुल ओरिजिनल कि आप इसको अच्छे से देखकर पता कर लिए। और दूसरा तरीका है पहले ही इसका वैल्यू हम जान गए π/4 होगा, यानी थीटा का वैल्यू जो भी आएगा वो π/4 होगा। तो यहाँ पे आराम से डाल देंगे π/4, यह सब रफ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गया? अब अगला वाला को हम क्या करते हैं, ऐसे रफ करके नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से बन जाए। इसमें 2 नंबर आपको आ जाएगा, ठीक है। देखो अब सबसे पहले आप इसको वैल्यू जान लो कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वह कितना होगा। तो बगल में रफ कर लेते हैं हम लोग। साइन इनवर्स -1/2 का जो वैल्यू आएगा, अच्छा साइन के चोंच में माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस बाहर आ गया, तो हो गया साइन इनवर्स कितना 1/2 माइनस इसका वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2 एक कोण देगा, ऐसा कोण जिसमें साइन लगाने पर 1/2 आए। साइन कितना का मान 1/2 होता है, 30 का, यानी π/6। यानी साइन इनवर्स 1/2 का जो भी वैल्यू आएगा वो -π/6 होगा। अब हमको 2 नंबर पाना है, तो कैसे बनेगा समझो। तो देखिए यहाँ से, तो माना चलिए इसको मान लेते हैं थीटा। तो साइन इनवर्स -1/2 बराबर कितना, थीटा। तो भाषा उसा सब वैसा ही रहेगा। यह हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर कितना, -1/2। लेकिन ध्यान रहे थीटा का जो वैल्यू है साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स का जो भी वैल्यू आएगा थीटा, वह कहाँ से कहाँ के बीच होगा बताओ, -π/2 और π/2 के बीच होगा। अब मुझे यहाँ निकाल के रखे हैं कि इसका जो भी वैल्यू थीटा आएगा वह -π/6 आएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे थीटा बराबर, यानी इसका वैल्यू, यानी थीटा बराबर है, थीटा किसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, -π/6। अब यहाँ से आ गया -π/6। तो हम शॉर्टकट के माध्यम से लॉन्ग कट को सॉल्व कर लिए, और नहीं तो बगल में रफ करना पड़ता, इसके हिसाब से थीटा कहाँ होगा नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ से थीटा किसको माना था, साइन इनवर्स -1/2 बराबर है -π/6। तो यदि इस तरह से बनाओगे तो आपको 2 मार्क्स जो है आएगा, ठीक है। अब बगल में वह रफ करके भी बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो क्या ये बात समझ में आ गया ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलो एक और बनाते हैं, क्या नंबर, 3 नंबर बनाते हैं, ठीक ना। देखिए 3 नंबर कैसे बनेगा। तो 3 नंबर का पहले ही आंसर जान लो क्या होगा। तो कॉस इनवर्स √3/2 एक एंगल होगा, कोण होगा, ऐसा कोण जिसमें कॉस लगाने पर √3/2 आ जाए। तो कॉस कितना का मान √3/2 होता है, 30 का मान, यानी π/6। तो हमको पता चल गया कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका जो भी वैल्यू होगा थीटा मानेंगे वो थीटा की कितना आएगा, π/6 आएगा। 2 नंबर हमको पाना है। ऑब्जेक्टिव होता तो ऐसे ही बोल देते, लेकिन 2 नंबर मुझे पाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भाषा थोड़ा लिखना पड़ेगा। कैसे, माना
कॉस इन्वर्स √3/2 बराबर कितना थीटा। तो बताओ यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कितना √3/2। और एक चीज़ आपको और पता है कि कॉस इन्वर्स का जो भी कोण होगा, जो भी वैल्यू होगा थीटा का, जो भी वैल्यू थीटा होगा वह 0 और पाई के बीच में होगा। ठीक है, अब हमको पता है कि कॉस इन्वर्स का जो भी वैल्यू होगा वह π/6 होगा। तो आप इसको माने हैं क्या थीटा। तो यहाँ से यहाँ कितना का मान √3/2 होगा यानी π/6, यानी यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ ना। इसका वैल्यू क्या निकाल के रखे हैं, कॉस इन्वर्स वैल्यू जो क्या है π/6 आएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/6। अब बताओ कॉस इन्वर्स को क्या माने हैं, थीटा को क्या माने थे, कॉस इन्वर्स √3/2 बराबर क्या हो गया π/6। इस तरीके से आप पीछे वाले शॉर्टकट का इस्तेमाल करके यह 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और नहीं तो आप थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, तब पता चलेगा ये क्या आएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना और सभी को बनाना। सब बना दे क्या, बोलिए सब बना दे क्या, हाँ अपने बनाइएगा। ठीक है, तो अपने बनाइएगा आगे इसी प्रकार से। तो इस सब का वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू आप मुझवानी आपको आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। ये एक बार हम करा भी चुके हैं, लेकिन 2 नंबर में आए तो ऐसे लिख कर उसको बनाइएगा। और उसमें यह थीटा का वैल्यू पहले ही शॉर्टकट से पता कर लीजिएगा। साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, तो -π/6, यानी थीटा का वैल्यू जो भी आएगा वो -π/6 के बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, फिर हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको, तो आप इसको अच्छे से उतारिए, जल्दी से उतार लीजिए और बनाइएगा खुद से, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को, है ना। यह भी क्वेश्चंस परीक्षा में पूछता है, बहुत ही इजी है। इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन के कुछ इक्वेशंस है जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक्स का मान बताना है कि एक्स का मान क्या डालें कि यह जो इक्वेशन हो क्या हो, संतुष्ट हो। तो देखो कैसे बनता है, आप समझिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। फर्स्ट का देखिए सॉल्यूशन क्या दिया है, तो आपको दिया है 4 साइन इनवर्स 2x बराबर कितना है, पाई है। अभी 4 को इधर भाग देंगे तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स 2x बराबर कितना बताओ, पाई क्या हो गया, 4 हो गया, पाई 4 हो गया। अब बताओ साइन इनवर्स का वैल्यू जो है, आपको पता है कि साइन इनवर्स क्या होता है, एक एंगल होता है, और इसका जो एंगल होता है, इसका जो भी वैल्यू आता है वो -π/2 और π/2 के बीच में, यानी -90 के बीच में। क्या यह जो वैल्यू है यह -90 के बीच में है 45 है तो है। इसका मतलब है आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर सकते हो। आपको हम बताए थे कि साइन इन्वर्स एक ऐसा मशीन है जिससे निकलने वाला वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में होगा, π/2 से बड़ा नहीं होगा और -π/2 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो यह 45 डिग्री है, यानी साइन इन्वर्स का यह मान संभव है। जब यह मान संभव है तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर सकते हैं। तो बताओ तो यहाँ से क्या होगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर कितना बोला जाए, साइन कितना π/4, यानी साइन 45, इसका वैल्यू क्या होगा 1/√2। तो यहाँ से आपका आ गया, पता है क्या, यहाँ से आ गया x बराबर है, यहाँ से आ गया 2x बराबर कितना 1/√2। अब बताओ यहाँ से x का मान निकालना है, तो x का मान आ गया 2√2। बात समझ में आ गया इस तरीके से। चलिए अब अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है क्या, तो दिया है tan इनवर्स x/2 बराबर कितना π/6। अब बताओ tan इनवर्स का मान -90 और 90 के बीच होता है, -90 के बीच में, तो यह π/6 है, 30 है, यह माइनस और 90 के बीच में है। तो हम इस ट्रिग्नोमेट्री को इन्वर्स में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बताओ यहाँ से क्या होगा, x/2 बराबर है, इधर आएगा तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्या बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। अब यहाँ से बताओ x/2 बराबर है tan π/, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, और यहाँ से आ गया x बराबर 2 बटे कितना √3। क्या ये बात समझ में आ गया, ठीक है।
अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दो कैसे बनेगा। तो इस फर्स्ट को और सेकेंड को आप पॉज करके यानी रोक कर आप क्या करो, इसको उतार लो। अब देखिए यहाँ, अब यह बड़ा आसान सा है, अब समझिए। कॉट इनवर्स कितना है 3x इक्वल टू 5π/4। पहले बताओ कि कॉट इनवर्स का वैल्यू इतना संभव है, चेक कर लो। तो कॉट इनवर्स जो है वह कॉस का दोस्त है, तो कॉस का वैल्यू होता है 0 से पाई, यानी कॉट इनवर्स का जो भी वैल्यू होगा वह 0 और पाई के बीच में होगा, पाई से बड़ा नहीं होगा, है ना। कॉट इनवर्स का जो भी रेंज आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो 0 और पाई के बीच में आएगा, कभी पाई से बड़ा नहीं होगा। और पाई से बड़ा है तो वो गलत स्टेटमेंट है ना। अब देखो यह जो कॉट इनवर्स का वैल्यू आया है π/4 का मतलब 45। अब 45 पचे कितना हो गया 225। क्या कॉट इनवर्स का वैल्यू 180 से बड़ा संभव है? कभी नहीं संभव है। कॉट इनवर्स का वैल्यू जब भी होगा तो 0 और क्या चीज़ 0 और पाई के बीच में होगा, 0 और पाई के बीच में होगा, इसके बीच में 0 और 180 के बीच में होगा, 0 से बड़ा और 180 से छोटा। तो कॉट इनवर्स का वैल्यू कभी 225 आ सकता है क्या? कॉट इनवर्स से निकलने वाला वैल्यू हमेशा 0 180 के बीच में होगा। अगर कोई कहता है कि कॉट इनवर्स का वैल्यू 180 से बड़ा आता है तो वह गलत स्टेटमेंट है, कभी आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका जो औकात होता है वह 0 से 180 के बीच में होता है। यहाँ कितना है 225, कभी आएगा कोई भी x का मान डालेंगे तो इसका वैल्यू 225 कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा 0 180 के बीच में आएगा। तो यह जो स्टेटमेंट है यह क्या है, क्या इसका वैल्यू इतना संभव है? नहीं है। तो यह स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो कॉट इनवर्स का जो वैल्यू होगा वह 0 और पाई के बीच में होगा, कभी 225 आएगा ही नहीं। बात समझ में आएगा, इसीलिए आंसर क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। बात समझ में आ गया। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 पे दिमाग लगाओ तो जरा जल्दी से क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ध्यान दो, यहां से साइन इनवर्स कितना है x बराबर 2π/3। बताइए कभी संभव है? साइन इनवर्स का जब भी मान होगा तो 90 से कम और -90 से ज़्यादा। अब यह जो है π/3 का मतलब 60 गुना 2 120। क्या साइन इनवर्स का वैल्यू 90 या 90 से कम होता है? कभी 120 आएगा? नहीं आएगा। तो यह भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कोई भी x का मान डालेंगे तो इसका वैल्यू 90 से ज़्यादा नहीं आएगा, यानी गलत है स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। आप इसको ग्राफ से भी देख सकते थे लेकिन फिर आप लॉजिक से भी देख लिए, ठीक है, कोई हल नहीं। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आज आपने मुख्य मान निकालने वाला क्वेश्चन किया और यह त्रिकोणमितीय समीकरण का जो सिंपल क्वेश्चन था वो आप कर लिए। अगले क्लास में हम बताएंगे कि पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कितना बात को ध्यान में रखना है और कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कल जो फेज़ 1 है आपका ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा था कि इस चैप्टर को 4 फेज़ में बांट के हम लोग पढ़ेंगे, तो कल फेज़ 1 क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। और फेज़ 2 बड़ा आसान है। फेज़ 2 में सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का गुण पढ़ना है, बड़ा आसान है, गुण बड़ा आसान है, 8 या 10 गुण है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो आज यहीं रहने दीजिए और जितना भी बताए हैं उसको अच्छे से समझ के उतार लीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिर NCERT से आपको होमवर्क भी देंगे क्या क्या बनाना है, ठीक ना। ठीक है, रखिए।